हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को करवा चुकी थी। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, कि सबसे पहले तो हमने एक सब्सटेंस को कहाँ पर रखा है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया था, बी से। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमने क्या लगाया, उस सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। तो जो अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र था वो, और बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र था, उनमें हमारे पास एक रिलेशन आया था H + 4πI। ठीक है, फिर हमने इस इक्वेशन को, कि यहाँ पर तो I क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी क्या है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, और जो एच है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और आई क्या है यहाँ पर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या, इसने क्या बोला कि जैसे हमने इस समीकरण को, हमारे पास ये पहली वाली समीकरण आई थी, और इस समीकरण को हमने क्या किया, एच से डिवाइड कर दिया। तो B/H इज इक्वल टू H/H प्लस में 4πI/H। ठीक है, अब ये जो I/H हमारे पास बना है, ये प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रति आयतन में हो गया। ठीक है, किस में हो गया, ये प्रति आयतन में हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, B/H को तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू H/H से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 + 4π कप्पा। ठीक है, अब जो ये कप्पा है, ये हमने मान लिया कि ये अगर प्रति आयतन में चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब जो कप्पा हो गया हमारा, वो क्या है, आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कि यहाँ पर जो के है वो क्या है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अब उसके बाद जो आई आया है हमारे पास, तो जो आई है वो क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, कि B/H की हमारे पास एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड था, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो उन दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आई है वो हमारा क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक रिलेशन लिया काई का। ठीक है, किसका रिलेशन लिया हमने, काई का, कि जो काई है वो एक स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी होती है, और उसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो काई इज इक्वल टू कप्पा/ρ। यहाँ पर जो काई है वो क्या है, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, विशिष्ट प्रवृत्ति। ठीक है, विशिष्ट प्रवृत्ति। अब इसको जब मैंने यहाँ पर कप्पा है वो पहले ही पता आपको, आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति, रो क्या है यहाँ पर, घनत्व, डेंसिटी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो काई स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको काई को हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, और हम एटम्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एटम्स के लिए निकालना होगा तो हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, काई ए और काई एम। जो ए है वो किसके लिए है, एटम्स के लिए है, और जो एम है वो किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, तो इसको हम किससे, जब काई ए हम निकालेंगे तो काई ए कैसे निकालेंगे, कप्पा/ρ मल्टीपल बाई एटॉमिक वेट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक वेट से, परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब अगर मैं काई एम निकालना चाहती हूँ तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, डॉट मोलिकुलर वेट से, पर आणविक भार से। ठीक है, मोलिकुलर वेट, आणविक भार से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो हमने क्या निकाला कि यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाला। फिर हमने दोनों इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमने कप्पा की वैल्यू निकाली, और कप्पा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और आई क्या है यहाँ पर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, फिर उसके लिए हमने देखा कि हम एक
आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति के साथ साथ हमें एक विशिष्ट स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, एक विशिष्ट प्रवृत्ति भी निकाल सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काई इज इक्वल टू कप्पा बाई रो। ठीक है, रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, और काई क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है। तो जो ये काई है इसकी वैल्यू हम दोनों केसेस में निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट के साथ भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के साथ भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एटम्स के लिए निकालना होगा तो हम इसको एटॉमिक वेट परमाणु भार से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मॉलिक्यूल्स के निकालना है तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल। ठीक है, और ये अगर निकालेंगे तो पर एटम। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं तो हम काई एम की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, काई एम, क्योंकि जो एटम्स के लिए कोई स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। किसी एक परमाणु के लिए उसके लिए जो विशिष्ट प्रवृत्ति होती है वो हमेशा फिक्स होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ काई एम को कैलकुलेट करते हैं, और अगर काई एम को मैं कैलकुलेट करूँगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, के बाई रो और डिवाइड मल्टीपल बाई एम। क्या है यहाँ पर, एम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कप्पा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई बाई एच। यहाँ से देखो कप्पा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई बाई एच। तो मैं यहाँ लिख दूँ, कप्पा की जगह मैंने लिख दिया आई बाई एच, और डिवाइड मल्टीपल में क्या बच गया, एम बाई रो। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज़ इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकालूँ तो वी इज़ इक्वल टू एम अपॉन डी होगा। ठीक है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, m बाई डी। तो हमारे पास m बाई डी रो मतलब डेंसिटी है, तो जो I बाई एच आ गया हमारे पास, तो काई m I बाई एच, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ, v लिख दूँ। कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ से हमें वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से मिली थी m बाई रो। ठीक है, m बाई डी। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब जो ये स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास आई है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्रति मोल चुंबकीय आघूर्ण डिवाइडेड बाई एच की आई डॉट वी। इसको मैं पूरे को क्या लिख सकती हूँ, प्रति मोल चुंबकीय आघूर्ण। अभी देखो ससेप्टिबिलिटी से किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, चुंबकीय आघूर्ण में, मैग्नेटिक मोमेंट में। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ गया, डिवाइड में एच। अब अगर मैं इसको प्रति मोल से प्रति अणु में औसत करना चाहूँगी तो हमें पता है कि जब प्रति मोल को हम प्रति अणु में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्रति मोल की जगह पर मैं क्या लिख दूं, प्रति अणु चुंबकीय आघूर्ण मल्टीपल बाई एन और डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमने क्या कन्वर्ट किया है, मोल को किस में कन्वर्ट किया है, अणु में। यहाँ पर मोल मैग्नेटिक मोमेंट था। आई के साथ जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। और कब आई, हमने किसके लिए निकाला है, मॉलिक्यूल्स के लिए, तो पर मोल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक है, और अगर मैं उसके बाद आपसे बात करूँ कि प्रति अणु चुंबकीय आघूर्ण, अगर मोल को हम अणु में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसको प्रति अणु चुंबकीय आघूर्ण पर पर मॉलिक्यूल मैग्नेटिक मोमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, आवोगाड्रो नंबर से, और डिवाइडेड बाई एच हमारे पास था ही। ठीक है, अब इसको प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण को अगर मैं m बार से लिख दूँ तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बार n डिवाइडेड बाई में h। और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, काई m की। कि स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी हमने किसके लिए निकाली है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए निकाली है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हमने निकाली है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, m बार n डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर m बार पता ही आपको, प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण, और उसको हमने पर मोल से पर मॉलिक्यूल्स
m बार n डिवाइडेड बाई h। तो हमने जब उसको पर मोल को किस में कन्वर्ट किया, पर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर जो m बार की वैल्यू है वो हम एक रिलेशन से, m बार की जो वैल्यू है वो हम एक रिलेशन से निकालना चाहते हैं, और वो किसके लिए निकालना चाहते हैं, m बार इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3kT और डॉट h, ये m बार की वैल्यू है। ठीक है, और m बार की वैल्यू को अगर मैं पिछली वाली इक्वेशन में पुट करना चाहूँ तो काई m इज़ इक्वल टू n म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3kT, और यहाँ पर भी इसमें तो क्या है, मल्टीप्लाई में h है, और इधर हमने देखा था कि पर अणु चुंबकीय आघूर्ण डिवाइडेड बाई h था, और डिवाइडेड बाई h है, एक इधर मल्टीप्लाई बाई h है, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो काई m की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ गई, n म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3kT। अब इसको k को, अगर kT थर्मल एनर्जी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, जब कब होगा ये B इज़ इक्वल टू H की, जब हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र और बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो हम इसको kT से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, R में कन्वर्ट कर सकते हैं। और R में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हमें एक अवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एक अवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं इसको क्या लिख दूं, n स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3RT। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, इज़ इक्वल टू C बाई T, और ये C क्या हो गया, मतलब ये जो दोनों की दोनों वैल्यू है, म्यू की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी, ये कैसे है, कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हमने एक कांस्टेंट के लिए लिख दिया C बाई T, और C को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी तापक्रम। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं देखूँ, यहाँ तक मैं आपको कल करवा के गई थी कि हमने ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो कि समीकरण 4.1 से कि अगर हम म्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, √3RT काई m डिवाइडेड बाई n। ये किसकी वैल्यू होती है, म्यू इफेक्टिव की, प्रभावी नाभिकीय आवेश की। अब प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफेक्टिव को बोर मैग्नेटोन की इकाई में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक है। कि अब अगर मैं इसको, क्योंकि हमें पता है जब हमने कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट किया था, तो कैलकुलेशन जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट की करी थी तो हमें उसमें देखा था कि जब अगर हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो जो म्यू की वैल्यू आती है, जो म्यू की इकाई होती है, वो किस में होती है, बोहर मैग्नेटोन में होती है। तो ये कहता है कि इस फॉर्मूले से ही हम इसको इजीली बोहर मैग्नेटोन की इकाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि सी की इकाई CGS इकाई में सेंटीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन है। तो अगर अब हम यहाँ से देखें कि सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया है कि जो काई m इज़ इक्वल टू C बाई T। लास्ट में बस यही हमें याद रखना है कि काई m इज़ इक्वल टू C बाई T। अब काई m होता है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से सिंपल आपको पता चल गया कि जो काई m है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, कि काई m T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब इसका हम ग्राफ अगर खींचते हैं, ग्राफ अगर हम इसका खींचेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक सीधी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन हमें इसकी मिलती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, क्यूरी का नियम कहते हैं कि क्या काई m इज़ इक्वल टू C बाई T क्यूरी नियम कहलाता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि किसी पदार्थ के लिए काई m के मान विभिन्न तापक्रम पर ज्ञात किए जाएं तथा 1 बाई काई m को विभिन्न तापक्रमों के विरुद्ध आरेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कि चाहे हम काई m और 1 बाई T के बीच ग्राफ खींचें या फिर हम 1 बाई काई m या फिर T के बीच ग्राफ खींचें, तो हमें हमेशा ही एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और जिसका ढाल किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, कि अगर मैं ग्राफ खींचूं काई m 1 बाई T के बीच या फिर 1 बाई काई m T के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो इनका जो स्लोप किसके बराबर आएगा, C के बराबर ही आएगा।
ठीक है, ये रहा सी के बराबर स्लोप आएगा और हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक क्या मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगी। जो पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं उनकी वक्र की सीधी रेखा वक्र के मूल से गुजरती है। कि जो भी सब्सटेंस जो होते हैं वो अगर क्यूरी नियम को फॉलो करते हैं, तो अगर क्यूरी नियम को फॉलो करते हैं तो उनकी जो रेखा होती है, जो सीधी रेखा होती है, वो वक्र के मूल से गुजरती है, कि यहाँ 0 केल्विन से गुजरती है। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर ये देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो सीधी वाली जो लाइन लगी हुई है ये किसका नियम है, क्यूरी का नियम है। लेकिन कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्यूरी के नियम को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए या तो टेम्परेचर पॉजिटिव में मिलेगा या फिर टेम्परेचर नेगेटिव में मिलेगा। तो देखो ये हमारे पास टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो इधर जाएंगे तो टेम्परेचर किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, और अगर हम इधर आ रहे हैं तो टेम्परेचर हमें किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ये जो क्यूरी का नियम होता है वो केवल और केवल अणुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। लेकिन हमारे पास हमने जब क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर पढ़ा था, तो क्यूरी जो टेम्परेचर था वो तो मिनिमम टेम्परेचर था और जो नील टेम्परेचर था वो मैक्सिमम टेम्परेचर था। वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए था, तो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। अब इनके लिए देखो ये क्यूरी का नियम फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी जो पदार्थ होते हैं, क्यूरी के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो उनकी जो सीधी रेखा होगी वो वक्र के मूल से गुजरती है, मतलब 0 केल्विन से निकलेगी। ठीक है, और बाकी के जितने भी सब्सटेंस बच गए वो क्यूरी के नियम को फॉलो नहीं करते। तो देखो आगे क्या कहता है कि क्यूरी का नियम सभी चुंबकीय तनु अणुचुंबकीय पदार्थों पर लागू होता है। मैंने अभी बताया था कि क्यूरी का नियम कौन फॉलो करते हैं, केवल और केवल अणुचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबकीय तनु नहीं है उनके अणुचुंबकीय केंद्र, जो कि वास्तव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर किसी की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कि अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने आप बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पर चला जाएगा, अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन कर लेगा, और जैसे ही वो युग्मन करेगा तो इस क्रिया को चुंबकीय विनिमय कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सचेंज कहते हैं। कि उसने क्या किया, देखो कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो लोअर लेवल में था, ये था। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसने अपने पड़ोसी परमाणु के साथ क्या कर लिया, युग्मन कर लिया, कपलिंग कर ली इसने। और जैसे ही ये कपलिंग करेगा ना, तो जैसे ही कपलिंग करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। और ऐसे पदार्थों के ऊपर क्यूरी का नियम लागू नहीं होता। जब टेम्परेचर 0 केल्विन पर है, तो टेम्परेचर जब तक 0 केल्विन है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हैं वो बेचारे वहीं पर रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। और जब अगर वो कहीं पर नहीं जाएंगे, इसका मतलब कि वो कैसे हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्यूरी का नियम होता है वो केवल और केवल अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू रहता है, और जिनके अंदर ऐसा प्रोसेस हो जाता है कौन सा, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग जिसमें हो जाती है, तो ऐसे पदार्थों पर क्यूरी का नियम लागू नहीं होता। लेकिन उसको हमने एक संशोधन कर दिया कि उसके ऊपर हमने थीटा को और लागू कर दिया। तो उस थीटा को लागू करने के बाद हम उसको कह सकते हैं, क्यूरी-वीज नियम के अनुसार हमें एक फॉर्मूला मिला कि काई m इज़ इक्वल टू 1/t माइनस थीटा। ठीक है, कि काई m इज़ इक्वल टू 1/t माइनस थीटा। यहाँ तक क्यूरी के में तो क्या था कि काई m इज़ इक्वल टू 1/t, लेकिन यहाँ पर अगर हमने देखा तो थीटा का भी रोल आ गया। ठीक है, यहाँ थीटा एक स्थिरांक है जिसे वाई स्थिरांक कहते हैं। वाई स्थिरांक वह तापक्रम है जिस पर रेखा तापक्रम अक्ष पर काटती है। कि जो थीटा है वो हमारा ये है कि एक अक्ष पर काटेगी, या तो एक्स एक्सिस पर काटेगी या फिर वाई एक्सिस पर काटेगी। ठीक है,
जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं उनके वक्र की सीधी रेखा टी अक्ष पर 0 केल्विन पर काटती हैं। ये हमने देखा है कि जो क्यूरी नियम को जो फॉलो कर रहे हैं वो T = 0 केल्विन पर काटते हैं वक्र की रेखा को, ठीक है। और जो पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते उनके वक्र की सीधी रेखा या तो T अक्ष पर 0 केल्विन से ऊपर काटेगी या फिर 0 केल्विन से नीचे काटेगी। तो इधर हम चलेंगे तो फिर T नेगेटिव में होगा और इधर हम आएंगे तो T पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो T अक्ष पर 0 केल्विन से ऊपर या फिर नीचे काटती है। यदि किसी पदार्थ का वक्र 0 केल्विन से नीचे काटती है तो थीटा का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। कि 0 केल्विन से जब अगर वो नीचे काटेगा तो ये किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव में आ गया तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये कहता है कि जो थीटा की वैल्यू आएगी ना हमारे पास वो भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो वो हमारे पास कौन सा होगा, ऐसे पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। कौन से होंगे ये जो ग्राफ हमारा है ये किसके लिए है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि T अगर 0 केल्विन से ऊपर काटता है तो T अगर 0 केल्विन से ऊपर काटेगा तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी। और ऐसा जो प्रोसेस होगा वो किसके लिए लागू होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है, ठीक है। कि सिंपल अगर हम काई और T के बीच हम ग्राफ 1/T के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है और वो सीधी रेखा सिंपल एक क्यूरी का जो नियम फॉलो करते हैं वो केवल अनुचुंबकीय पदार्थ करते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ फॉलो नहीं करते। तो उनके लिए T की वैल्यू या तो 0 केल्विन पर होगी, 0 केल्विन से ऊपर काटेगी या 0 केल्विन से नीचे काटेगी। उसके लिए हमने एक संशोधन किया कि m = 1 - T/थीटा। और ये जो थीटा है ये कांस्टेंट है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, वीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्यूरी-वीज लॉ, ठीक है। और T से अगर 0 केल्विन से नीचे काटती है तो वो कौन से पदार्थ होंगे, प्रतिलोह चुंबकीय, और उनके लिए थीटा की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन अगर 0 केल्विन से ऊपर काटते हैं तो उनके लिए थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो किस पदार्थ के लिए लागू होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। क्लियर। नेक्स्ट म्यू इफेक्टिव है वो हम बाद में करेंगे।